नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर, मैं मराठी पत्रकार हूँ, हिंदी में वीडियो कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं थोड़ा यूपी के राजनीति पर बोलूँगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 7-8 महीने में यूपी के विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा और कुछ 4-5 और विधानसभा चुनाव एक साथ होने वाले हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी ने बड़ा भारी बहुमत हासिल किया था, मेजॉरिटी आई थी और 300 से ज़्यादा, 400 में 300 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ने जीती थी। और एक बात है कि उसके पहले जो सत्ता में थे उस समाजवादी का सुपड़ा साफ हुआ था और उससे भी बुरी हालत मायावती की हुई थी। 2007 में मायावती ने अपने बलबूते पर, अकेले दम पर मेजॉरिटी हासिल की थी। 2012 में समाजवादी पार्टी ने मेजॉरिटी हासिल की थी और तीसरी बार यानी 2017 में बीजेपी ने 300 से ज़्यादा सीटें जीत ली। अब क्या बीजेपी लगातार अपनी मेजॉरिटी कायम रखेगी, इस पर चर्चा जोरों शोरों से चालू हो गई है, क्योंकि देश का जो सत्ताधारी पक्ष होता है यानी पार्टी होती है, तो प्रधानमंत्री होने का रास्ता यूपी से निकलता है, ऐसा माना गया है। आपको मालूम है, इसीलिए तो 2014 में गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के नेता होते हुए भी मोदी ने जानबूझकर यूपी में वाराणसी से चुनाव लड़ा था और वो जीत गए थे। और 2019 में भी वहीं से चुनाव लड़ा, वहीं से जीते। 2014 में मोदी बड़ौदा और वाराणसी दोनों जगहों से जीत गए थे, लेकिन उन्होंने बड़ौदा छोड़ दिया, वाराणसी पकड़ के रखा और दूसरी बार वो सिर्फ वाराणसी से लड़े और फिर भी चुनकर आए। लेकिन दोनों बार 14 या 19 में यूपी से सर्वाधिक लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीती और दोनों बार बीजेपी को लोकसभा में मेजॉरिटी हासिल हुई थी। तो इसलिए आज से चर्चा है कि भाई 2024 में क्या होगा पार्लियामेंट का। तो जो यूपी में होगा वही 2024 में पर लोकसभा के लिए होगा, ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है। इसलिए वो बोलना ज़रूरी है, क्योंकि अब 2024 की बात दूर है, दूर की कौड़ी है बोलते हैं, लेकिन 2022 में अगर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ अगर यूपी में हार जाते हैं तो 2024 में बीजेपी के लिए यूपी जीतना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आज पूरी ताकत अगर कहाँ झोंक दी जा रही है तो वो यूपी में झोंकी जा रही है। बीजेपी भी अपनी ताकत लगा रही है और उन बीजेपी के जो विरोधी है वो भी अपनी पूरी ताकत यूपी में लगाएंगे। तो हम इसकी शुरुआत देखें तो आपको याद होगा, कुछ एक महीने पहले की बात होगी, 2-3 हफ्ते, यूपी के जिला परिषद और स्थानीय इकाइयों के चुनाव हुए थे और ऐसा कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली है। यानी इकाइयों के जो चुनाव हुए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ये समाजवादी पार्टी के, अखिलेश के पार्टी के चुनकर आए, ऐसा हमें सब मीडिया में बताया गया। एक बात ऐसी होती है कि उत्तर प्रदेश में ये जो स्थानीय चुनाव होते इकाइयों के, वहाँ पार्टी के चिन्ह पर, पार्टी का जो सिंबल होता है उस पर चुनाव लड़ा नहीं जाता। इसलिए किस पार्टी ने कितने जीते हैं इसका तो पक्का आंकड़ा नहीं होता, इसलिए कोई भी दाव कर सकता है कि भाई हमने ही जीत लिए। और समाजवादी पार्टी ने तो बोलो जश्न भी शुरू कर दिया था कि देखो हम तो विधानसभा जीत लेने वाले। पटाखे उड़ाए थे, कुछ जुलूस निकाले, रैलियां निकाली
और बीजेपी को कैसा पीछे ढकेल दिया, इस पर भी मीडिया में बहुत सारी चर्चा हुई। अर्थात बीजेपी ने भी बोला कि हम ही एक नंबर पर है, हमारे ज़्यादा कैंडिडेट चुनकर आए, ये बीजेपी ने भी बताया था। लेकिन अब सच्चाई सामने आ गई। बीजेपी ने कहा था कि देखिए जिला अध्यक्ष किसके ज़्यादा बनते इस पर सब कुछ निर्भर है। और अभी जो खबर आई है वो खबर ऐसी है कि जिला अध्यक्ष के जो चुनाव है वो 3 जुलाई को होने वाले हैं, 3 जुलाई को होने वाले हैं। और उसका जो नॉमिनेशन है, अर्जी भरना था, वो तो काम पूरा हो गया। और ये काम पूरा होने के बाद कहा जाता है कि 11 जिला परिषद के जो प्रेसिडेंट है वो उसमें से 11 जगह ऐसी है, 11 अध्यक्ष ऐसे जो बीजेपी के अनअपोज चुने गए, उनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं है। यानी कि 3 जुलाई को जो कुछ अध्यक्ष चुने जाने वाले हैं उसमें से 11 बीजेपी के पहले ही जीत गए। और इसके बाद खबर ये खबर आती है कि उसमें से अखिलेश ने अपने 11 जिलाध्यक्ष यानी पार्टी संगठन के जो जिलाध्यक्ष हैं उनको सैक कर दिया, हटाया। गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, भदोही, गोंडा और ललितपुर, ये 11 जिले हैं जहां समाजवादी पार्टी का जो संगठन है उसके जो अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको एक झटके में अखिलेश ने पार्टी से निकाल दिया है, उनको यानी अध्यक्ष पद से हटाया है। क्यों हटाया? क्योंकि ये जिले ऐसे हैं कि वहाँ समाजवादी पार्टी ने जिनको अध्यक्ष की चुनाव के लिए नॉमिनेट किया था उनकी जो नॉमिनेशन पेपर्स है अध्यक्ष पद के लिए वही भरे नहीं गए। कुछ तो ऐसे है कि वो वहाँ पहुँचे ही नहीं, 1-2 ऐसे है कि जिनके नॉमिनेशन इनकम्प्लीट होने के कारण वो अस्वीकृत हो गए। इसलिए ये 11 जिले ऐसे कि जहाँ बीजेपी का अध्यक्ष निर्विरोध चुना गया है। ये शुरुआत है। 2024-22 में उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या होने वाला है इसका ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। यानी 22 में विधानसभा बीजेपी जीत लेगी और उसके बाद 24 की बात है। तो इकाइयों के चुनाव होने के बाद जो सब चिल्ला रहे थे कि भाई बीजेपी तो गई, योगी पर लोग गुस्सा है, तो ये 11 जिले में क्या हो गया? ये 11 जिले यूपी से अलग है क्या? बात यह है दोस्तों कि मीडिया में कितना झूठ फैलाया जाता है ये इससे आपको पता चलेगा। समझो समाजवादी पार्टी ने ये इकाइयों के चुनाव बड़ी भारी तादाद में जीत लिए होते तो ये बात होती। अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनकर अध्यक्ष बनकर चुनकर आने वाले थे तो उन्होंने नॉमिनेशन क्यों नहीं फाइल किया? कि उनको भी मालूम है कि हमें हारने के लिए खड़ा किया जा रहा है, हम तो लड़ भी नहीं सकते। क्योंकि जो इकाई के यानी जिला परिषद के तालुका पंचायत के सदस्य चुने गए हैं वो समाजवादी पार्टी के ज़्यादा नहीं है, वो बीजेपी के है या बीजेपी समर्थित है। इसलिए जो कुछ होने वाला है 3 जुलाई को उसमें तो और सफाई आएगी। लेकिन अगर 11 जिला परिषद के अध्यक्ष बीजेपी ने निर्विरोध चुनकर लाए हैं, इसका मतलब जो कुछ 80 या कितने जिले 75 जिले हैं उसमें बीजेपी का ही परचम दिखाई देगा। ये बात साफ हो गई। बात इसलिए साफ हो गई है कि ये 2022 की तैयारी हो रही है और इसमें
मायावती और समाजवादी पार्टी अलग अलग लड़ने वाली है। अकेली ताकत समाजवादी पार्टी की नहीं है। पिछले 2012 में उन्होंने वो मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश, लेकिन उस वक्त उनके पिताजी मुलायम सिंह राजनीति में थे और उनके नाम पर ही चुनाव जीता गया था। और उन्होंने तय किया था कि मेरा बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा, इसलिए अखिलेश चीफ मिनिस्टर बने थे। उन्होंने अपने बलबूते पर 2 चुनाव लड़े हैं, 2017 का विधानसभा चुनाव, और वो तो हार गए बुरी तरह से। उन्होंने कांग्रेस को साथ में लिया, फिर भी हार गए। और 2019 में लोकसभा का चुनाव अखिलेश के नेतृत्व में लड़ा गया था, उधर भी वो हार गए। हार इसलिए बोलना है कि उनकी पत्नी ही हार गई, जो 2014 में जीती थी, वो भी सीट चली गई। और एक बात है कि मायावती को साथ लेकर भी हारे। मायावती के 10 एमपी चुनकर आए और समाजवादी पार्टी के 5 आए। बात यह है दोस्तों कि अखिलेश की ताकत कितनी है। वो पार्टी के अध्यक्ष बने बैठे, लेकिन पार्टी का संगठन बचा नहीं है, और जो बचा है वो इनको मानता नहीं है। इसलिए इन्होंने जिनको नॉमिनेट किया था अखिलेश ने, वो भी अपनी अर्जी भरने पहुंचे नहीं, और उन्होंने बीजेपी का सहकार्य किया। इसलिए बीजेपी के 11 जिला परिषद अध्यक्ष आराम से चुन कर आए। बात ऐसी है दोस्तों कि चुनाव लड़ना एक बात होती है, यानी आप नॉमिनेट हो जाते हैं, आपने अर्जी दाखिल की तो ठीक है, आप रेस में आ गए। लेकिन रेस जीतना जो होता है उसको चुनाव जीतना बोलते हैं, और जीतने के लिए लड़ना दौड़ना उसको लड़ना बोलते हैं। आप कैंडिडेट बन के खड़े हो गए। अभी मायावती की पार्टी देखिए, मायावती देश भर में सबसे ज़्यादा लोकसभा के कैंडिडेट खड़ी कर देती है, 300-400 कैंडिडेट खड़ी कर देते, लेकिन चुनकर कितने आते हैं? यूपी के बाहर मायावती कितने एमपी चुनकर ला सकती है? हाँ, विधानसभा में राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, या कोई पंजाब में और कहीं 1, 2, 3, 4, 5, इससे ज़्यादा एमएलए भी चुनकर नहीं आते बीएसपी के। लेकिन चुनाव में हर सीट पर मायावती अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, और दुनिया मानती है कि मायावती टिकट बेचती है। उनके ही जो मौर्य नाम के नेता थे, जो पिछली 2017 के चुनाव के पहले बीजेपी में चले गए और आज मिनिस्टर है, उन्होंने ही बताया था कि मायावती टिकट बेचती है, पैसा लेकर टिकट बेचती है। तो इसलिए मायावती जो कैंडिडेट खड़े करती है वो तो लड़ने के लिए नहीं खड़े होते। तो इसी तरह से यूपी में जो 2022 में होने वाला है, उसमें समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो, उनके कैंडिडेट हर सीट पर उतरेंगे, लेकिन उनमें से लड़ने वाले कितने होंगे ये हमको ये जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में दिखाई देता है। वो तो अपनी अर्जी दाखिल करने में भी नहीं आए, दाखिल भी नहीं की उन्होंने, और बीजेपी को निर्विरोध अध्यक्ष चुनने को उन्होंने मदद की है। तो विधानसभा का चुनाव 6-8 महीने के बाद आ रहा है, वहाँ तक अखिलेश और क्या क्या करेंगे और कितने जिलाध्यक्ष हो कि पार्टी के नेता हो उनको निष्कासित करेंगे, वो देखना ज़रूरी है। 2022 विधानसभा अभी दूर है। सवाल इतना ही है कि चुनाव प्रत्यक्ष होने तक बीएसपी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस की बात छोड़ो, उनके पास खड़ा करने के लिए कैंडिडेट भी नहीं है, लेकिन बीएसपी और एसपी, इनके पास चुनाव आने तक कितने नेता और कितने उम्मीदवार बचते हैं, इस पर हमें ध्यान देना ज़रूरी है। अभी यही रुकता हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।